अंग्रेजी में एक कहानी है, शायद तुम लोग के सिलेबस में हो, है ना। एक कहानी है अंग्रेजी में, क्या है? पढ़ा है इसको? ये है, तुम लोग ने कहीं पढ़ा है कहानी? यस या नो? टीचर क्लास में पढ़ाए तो अच्छा लगा था, है ना। और ये कहानी है, इसके जो राइटर हैं वो है ए.जी. गार्डियर। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज ए.जी. गार्डियर। तो इनका कहना है कि समाज में, नेशन में, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो वहाँ कई तरह के ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कहते हैं ना, ये मौलिक अधिकार है, ये कर्तव्य है। नहीं, फिर कहीं कोई गलती करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। डेली पेपर पढ़ते हो तो देखते हो कि ये क्राइम हुआ, वो क्राइम हुआ, लेकिन फिर उसके बाद देखना कि उसके लिए अप्रोप्रिएट जो प्रोविज़न है एज पर द नॉर्म्स, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, और अपने देश का जो संविधान है माना गया है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि काम करने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए या काम कर दिया तो थैंक यू कहिए। कहीं संविधान में नहीं है। तो लेखक अपना जिक्र करते हैं कि एक लिफ्टमैन समझते हो ना, जो लिफ्ट में खड़ा रहता है, क्योंकि लिफ्ट से आने जाने वाले बहुत से लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि किस बटन को क्लिक करना है। ऐसे भी अपने यहाँ भी दिल्ली वगैरह में जाओगे तो 20-25 मंजिला आमतौर पे कलकत्ता में दिखाई दे जाते हैं। अब 20-25 मंजिल हो और सीढ़ी से चढ़ने लगे तो हो गया, एक्सरसाइज ही होगा, काम होंगे ही। तो वहाँ लिफ्टमैन रहता है। तो एक आदमी आया और कहा कि ऊपर चलो, कहा कि तमीज से बात कीजिए, कृपया ऊपर चलो बोलिए, अंग्रेजी में प्लीज़ कहिए। ठीक, वो कहा नहीं कहेंगे प्लीज़। तो कहा कि हम नहीं ले जाएंगे ऊपर। कहा कि तुम्हारा काम है, कैसे नहीं ले जाओगे? मारा धक्का लिफ्ट के बाहर कर दिया। ठीक है, वो आदमी परेशान हो गया, वो भी अपना किया होगा, मुकदमा केस किया होगा, उसको सज़ा मिली होगी। ठीक है, तो लिफ्टमैन का काम है कि वो अपना काम करे, लेकिन ह्यूमन बीइंग, इस दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, जितनी बातें हो रही है, जो भी हुआ है, तो उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि इंस्टॉल करते हैं कहीं भी इंडस्ट्री, तो ये कच्चा माल चाहिए, वो चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। और ये ह्यूमन रिसोर्स ही है जो सारे रिसोर्सेज को क्या करती है? सारे रिसोर्स का यूटिलाइज करती है प्रॉपरली। जो ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। मान के चलो कि इंडस्ट्री बना हुआ है, सारा कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट नो मैन इज देयर टू हैंडल द मशीन्स। एक से एक मशीन्स आ गया है, लेकिन उसको भी हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। कई डिपार्टमेंट होते हैं। और जैसे प्रोडक्शन के लिए डिपार्टमेंट है, फिनांस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, अलग अलग है। और एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और वो जो मैनेजमेंट होती है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या इसको कहते हैं पर्सनल, PERSONNEL, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, दे आर हाईली पेड, उनको सबसे अधिक पैसा दिया जाता है, बिकॉज दे नो हाउ टू टैकल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को टैकल करना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि मशीन नहीं है ना। फैन है, ऑन कर दिया चलता रहेगा, ऑफ कर दिया बंद हो जाएगा। किसी आदमी को काम दिया गया कि आपको 8 घंटे काम करने हैं, अब 8 घंटा काम करेगा, बट इट इज़ हिज विलिंगनेस कि काम वो मन से करेगा, बेमन से करेगा, या काम नहीं करेगा, 8 घंटा मौजूद रहेगा।
थे, हम तो वहीं थे, काम कर रहे थे। तो ये स्किल इनके पास है कि हाउ टू टैकल ह्यूमन बीइंग को कैसे टैकल करना है एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। जो रिसोर्स है हमारा उससे मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले लें, ये टेक्निक किसके पास है? जो मैनेजर्स हैं, स्किलफुल। देखना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी लिंक सारा कुछ है। आप जितना काम करेंगे उतना आपको दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, फिनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा, और उसके साथ साथ पूरे परिवार का टिकट कटा के फ्लाइट का और होटल का जाइए, आप घूम करके आइए। 10 दिन आपको कोई चिंता नहीं रखनी है, यहाँ की सारा कुछ होता रहेगा। जाइए 10 दिन आप शिमला से घूम करके आइए। अब शिमला से घूम करके होटल में रह के आ रहा है 10 दिन में बिना खर्च के, तो आने के बाद क्या लगेगा उसको? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका एफिनिटी बढ़ेगा और मन से काम करेगा। तो जो प्रोडक्टिविटी पहले थी अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। पर्सन बिकम्स लॉयल टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स देयर बॉस। नहीं, और ऐसे बॉस जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे की ओर ले जाए, अपलिफ्ट करे, तो जाहिर सी बात है उसका प्रमोशन होगा। जब वो छोड़ना चाहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन पूछेगी क्यों, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? तो कहेगा आप यहाँ दे रहे हैं 50 लाख, 60 लाख तो वो दे रही है, कहे नो प्रॉब्लम, आप 65 लाख लीजिए, रहिए यहाँ 65 लाख देगी, आप यहीं रहिए, क्योंकि उसे पता है कि द पर्सन इज एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम किसका है? उस स्किलफुल पर्सन का जो जानते हैं क्या, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे व्यक्ति के बीच आपस में कैसे रिलेशन होते बिटवीन द वर्कर्स एंड, जितने भी वर्कर्स हैं among them, and between the boss and the subordinate। जो बॉस है उसके साथ सबऑर्डिनेट का कैसा रिलेशन होगा, तो इसके लिए पढ़ाई होती है। एक किताब है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, कीथ डेविस की अच्छी किताब है, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका वो फंडामेंटल माना जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, काम कर रहे हैं, फिनांस देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो पेमेंट मिलेगा वो किसको मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि आदमी को टैकल कर रहा है, बाद बाकी तो मशीन को टैकल कर रहा है। ये किसको टैकल कर रहा है? आदमी को टैकल कर रहा है। और आदमी को, लिफ्ट मैन को केवल प्लीज नहीं कहा, धक्का मार के लिफ्ट के बाहर, ठीक है। फिर राइटर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। एक बार बस से हमें जाना था, जा रहे थे और पैसे लेना भूल गए। अब पैसे लेना भूल गए तो बस पे चले तो याद आया कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं। तो उसने कंडक्टर को बुला करके कहा कि देखो भाई ऐसा है कि जल्दीबाजी में आए और पैसा लेने के लिए ध्यान में रहा नहीं, यानी कि आई एम पेनीलेस, पैसे नहीं है। तो कंडक्टर बोला कोई बात नहीं सर, आपको इस रास्ते से आते जाते ही होंगे, कभी आप हमको पैसा दे दीजिएगा, आज हम अपना टिकट काट देते हैं, आपको दे देते हैं। लेकिन फिर वो संजोग से इधर उधर टटोले तो किसी जेब से निकल गया पैसा, पैसा दे दिए, टिकट दे दिया, लेकिन उस कंडक्टर के प्रति उनका जो एक सोच है, उनकी जो फीलिंग है वो क्या है? बहुत ही अच्छा फीलिंग है कि ये कैसा आदमी है, वेल बिहेव्ड है, ये आदमी कैसा है, वेल मैनर्ड है। फिर क्या हुआ कि जब उसी बस से आ जा रहे थे तो उसी क्रम में कभी वो इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, उनका पैर बाहर था। बस में क्या होता है, जैसे ये बस है तो कई बार होता है ना कि पैसेंजर का पैर बीच में है। अब कंडक्टर आ रहा था तो नीचे देखा नहीं और उसके जूते से राइटर के पैर में चोट लग गई। तुरंत वो माफ़ी मांगा, कहा कि सर आपको चोट लग गई, नहीं देखे, क्षमा चाहते हैं, जो भी हुआ है ना। राइटर को चोट लग गई थी, उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चोट नहीं लगी, आप इत्मीनान रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि पहले से उस व्यक्ति के प्रति जो उनके मन में एक सेट पैटर्न था कि ही इज़ गुड पर्सन, और तुरंत उसने माफ़ी मांग लिया, एक्सक्यूज़ किया, तो लगा कि जानबूझ करके इसने नहीं किया, बाय मिस्टेक हो गया।
हो जाता है, हम लोग सिर्फ सही से होता है। तो हम उधर से आ रहे थे, अपने किनारे किनारे आ रहे थे, इधर से हिंदी मैडम जा रही थी, वो भी उधर से ही जा रही थी, तो हम खड़े हो गए, है ना, और उनको कहे कि ऑलवेज टेक लेफ्ट, हमेशा ना बाएं से चलिए। तो वो चली गई। फिर कहे कि देखिए ऐसा है ना कि कई बार हम बहुत फास्ट चलते हैं, देखना हम धीरे नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बूढ़े व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति धीरे चलेगा। तो न तो हम बूढ़े हैं, न बीमार हैं, न कमज़ोर हैं, तो हम धीरे क्यों चलेंगे? तो हम धीरे नहीं चलते। तो कई बार होता है कि हम अपनी साइड से जा रहे हैं, अब इधर से जाने के क्रम में क्या होगा, हमारा साइड ये होगा, यानी कि इस दीवार की तरफ से जाएंगे, और जहाँ लाइब्रेरी है तो वहाँ एक टर्निंग है, और जो उधर से रॉन्ग साइड आ रहा है, उधर से जिसको आना है वो किधर से आएगा? इधर से आएगा। और जो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो क्या होगा? वहाँ धक्का लगेगी, धक्का लगने की संभावना बनती है। तो कई बार धक्का लगते लगते बच गया, कई बार पकड़ लिया, और कई बार हेड ऑन कॉलिजन हो गया। लेकिन ये तुम लोग ध्यान रखना कि ऑलवेज टेक लेफ्ट। कई बार बॉस गुस्से में होते हैं, बॉस गुस्से में होते हैं, अब उनके गुस्सा का कारण कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर है, उनके भी ऊपर अधिकारी है, उनके घर में समस्या है, हो सकता है उनकी मैडम से कुछ हुआ, कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ हो गया, इसका मतलब उनके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो सरप्लस हो गया, नहीं एक्साइटेड स्टेट में हो गया। तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या चाहता है? उसको दे करके क्या हो जाए? स्टेबल स्टेट में आ जाए, क्योंकि हमेशा तो एक्साइटेड रहेगा नहीं आदमी। तो वो देने का काम जब तक नहीं होगा, आदमी परेशान रहेगा। यदि वो लिफ्ट वाला आदमी उस आदमी को बाहर नहीं करता तो वो दिन भर टेंशन में रहता, बेचारा दिन भर परेशान रहता, करके अपना फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया। यदि नहीं करता तो दिन भर टेंशन में रहता ना। तो कई बार ये है कि जो चोट है, एक तो फिजिकल है कि फिजिकली किसी को चोट लग गया, कभी मारपीट ही हो गई, तो उसके कारण जो क्षति होगी, जो वुंड होगा, दैट विल बी हील। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में चोट खत्म हो जाएंगे। लेकिन लेखक का ये कहना है कि यदि वो चोट दिल पे लगती हो तो उसकी जो घाव है वो बहुत ही गहरा होता है, वो जल्दी नहीं बढ़ता, और कई बार तो ये लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं। और ये चोट बातों से होता है, ये चोट व्यवहार से होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये काफ़ी गहरा होता है। तो ये कहना है कि हम जब कभी किसी के साथ बिहेव करें तो इस बात को ध्यान में रखें, इस बात को जेहन में रखें कि जो बिहेव हम किसी के साथ कर रहे हैं, सेम बिहेवियर यदि हमारे साथ होगा तो हम कैसा फील करेंगे। नहीं, अब मान लेते हैं कि बॉस गुस्से में है, किसी कारण से किसी को धमका कुछ कह दिए, अब वो क्या हो गया, चार्ज को अपना ट्रांसफ़र कर दिया, वो ठीक है, इसी रूम में कुछ हल्का हो गया, निकल गया उनका चार्ज, आ गए वो स्टेबल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। जिसके ऊपर चार्ज गया अब वो आ गया। अब हो सकता है क्लास में आए तो अन्य दिनों में हो सकता है उसी गलती पे इग्नोर करते हो, आज किसी को देख ली गलती करते हुए, खींच दिए, लगा दिया, अपना चार्ज निकाल दिया। या फिर यदि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ तो बच्चा होगा नहीं, तो हो सकता है वहाँ कस्टमर हो, उससे उलझ जाएंगे। यदि वहाँ भी नहीं मौका मिला तो जाएंगे घर। अब घर जाएंगे तो कहेंगे चाय लाओ, या फिर चाय लेकर के आएंगे, तो चाय बनेगा तब लाएगी, या जैसे बनता था, इनके ऊपर चार्ज है, कहेगा क्या करती हूँ, इतने देर से बैठे चाय तक नहीं लाई, सुनती ही नहीं है, ये निकाल दिया अपना गुस्सा। अब वो सोच रही है कि हम तो एज इट इज है, ठीक है, फिर उसको चार्ज चला गया, अब मिसेज गुस्से में है। अब मिसेज गुस्से में है तो वो क्या करेगी, किसी बच्चे को कुछ कहेगी, और नहीं हुआ तो दे दी तो चार्ज। अब बेचारा बच्चा चार्ज हो गया, अब बच्चा क्या करे, तो बच्चे के पास जो कोई है खिलौना या कुछ काम कहा गया, बस उस पर निकाल दिया, नहीं कुछ हुआ तो कप प्लेट तोड़ दिया, गिरा दिया, पटक दिया, फोड़ दिया, तो वो भी नॉर्मल हो गया। देखना कई बार जब गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो लगता रहता है सामने में जो चीज़ उसको पटक दे, उसको तोड़ दे। कई बार जैसे कुछ आदमी टीवी तोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, और टीवी तब अधिक टूटता था जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो, भारत और पाकिस्तान का मैच हो, और ऐसा एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है कि एकदम लगता रहता है कि मैच नहीं हो रहा है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर हो रहा है,
ये मैच नहीं हो रहा है। और उसमें लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि टीवी तोड़ देते हैं। टीवी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एक फिल्म है देखना, तिरंगा, तो उसमें राजकुमार है, नाना पाटेकर है। तो राजकुमार टीवी पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जो गुंडा है उसके बारे में कहते रहते हैं, और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारी बातों को सुन करके वो अपनी टीवी फोड़ डाले, और तब तक उसको इतना गुस्सा आता है कि रियली वो टीवी को तोड़ देता है। क्योंकि उसको प्लान किया था कि ये मर गया होगा, बम ब्लास्ट करवा दिया ये वो, तो लगा कि वो मर गया, तो खुशी मना रहा होगा, और उसका इंटरव्यू टीवी पे आ रहा है, टीवी ऑन किया तो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतने आदमी क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एग्रेशन से क्या करना होगा, बचना होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो सोसाइटी है कोलैप्स कर जाएगी। सोसाइटी क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए नहीं। यदि वो लिफ्ट मैन उसको कहा कि ऊपर चलो, ठीक है सर चलते हैं, उसके साथ पोलाइटली बिहेव करता, उतरते समय थैंक यू करता, तो कभी न कभी उस व्यक्ति के जेहन में ये बात आती कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, ये आदमी सही नहीं। तो हो सकता है सामने वाला गुस्सा करे, तो उस समय अपने विवेक से भी काम लेना है। और एट दैट टाइम कई बार लगता है, लोगों का कहना है कि जिस समय बहुत अधिक गुस्सा हो तो गहरी गहरी सांस लीजिए, उल्टी गिनती कीजिए। कहने का ये मतलब है कि एट दैट मोमेंट उस पर आप बहुत चिंता नहीं कीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत एग्रेसिव हो गया और सामने वाला चुपचाप निकल देता है, इग्नोर कर देता है। क्योंकि यदि हम उसमें इंडल्ज होंगे, कोई भी व्यक्ति इंडल्ज होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी नॉर्मल स्टेट में नहीं रह पाएगा, और उसका जो फर्दर जो कार्यक्रम है, उसके फर्दर जो प्लानिंग है, जो रूटीन है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, तो वो ज़्यादा घाटा का सौदा है। एक महिला ऑटो से जाती थी डेली काम करने के लिए, तो देखना जो डेली जाते हैं तो बड़ी बार्गेनिंग करते हैं। अब जैसे हम लोग जाते हैं ऑटो से, यहाँ दिए अपना जो किराया अपना काट लिया, लेकिन जो डेली जाते हैं तो खूब किचकिच करते हैं, खूब किचकिच करते हैं। और उसमें महिलाएं तो काफ़ी आगे हैं। जैसे स्कूल अभी बहुत महिलाएं जा रही है एज ए टीचर, इतना वो लोग बात करती रहती है, इतना अधिक बात करती रहती है कि उन लोगों के बिहेवियर से ऐसा लगता रहता है कि टीचर कहना भी शर्म की बात है। और जो बस वाले हैं, ऑटो वाले, वो लोग मज़े लेते रहते हैं, और महिला को केवल 2 रुपया 1 रुपया बचाने के लिए वो क्या नहीं कह डालता, लेकिन उसको लगता है नहीं हम 2 रुपया बचा लिए। तो एक लेडीज थी, साथ काम करने के लिए जाती थी, लेकिन उससे जब पैसे मांगे जाते थे तो चुपचाप किराया देती थी और वो काट लेता था। तो उसकी सहेली लोग एक दिन कही तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, क्या हुआ, तो अरे हम लोग तो 5 रुपया ही दे करके आते हैं, तुम 7 रुपया दे देती हो, ठीक है, तुम 2 रुपया अधिक क्यों देती हो। तो वो कहे कि 2 रुपया अधिक नहीं देते हैं, ये उसका उचित किराया है, और ये 2 रुपया देने के बाद हम मन की शांति खरीदते हैं। तुम उसको 2 रुपया नहीं देने के चक्कर में डेली किचकिच करती हो, टेंशन में रहती हो, और वो टेंशन फिर आगे तक प्रोलॉन्ग करता है, तुम अपना काम अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाएंगे। और हम उसे 2 रुपया देने के बाद हमें कहीं कोई टेंशन ही नहीं होती है, हम एटीज रहते हैं, रिलैक्स वे में रहते हैं, तो हमें शांति मिलती है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी से 1 रुपया के लिए किचकिच करें, झंझट करें, मारपीट करें, ठीक है। तो डेली तुम लोग 2 रुपया बचा करके सोच रही है कि हम बुद्धिमानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि 2 रुपया खर्च करके हम क्या खरीद रहे हैं, पीस। और जो पीस है लाइफ की, नहीं जो लाइफ है वो कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। कहीं कोई काम करता है तो सीधी सी बात है पैसे के लिए काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है, नहीं, और उस टर्म का नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। और जब आत्मसम्मान की बात होती है तो वहां सारा कुछ बेकार लगता है। जब आत्मसम्मान पे किसी व्यक्ति की ठेस पहुंचती है तो फिर वहां सारा कुछ जीरो लगता है, ठीक है। तो वहां पैसा भी जीरो हो जाता है, एवरीथिंग इज जीरो, क्योंकि आदमी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक वजूद है, अपनी पहचान है ना, और अपना एक लाइफ स्टाइल है। और उसमें यदि किसी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होगा, उसकी जो सोच है, उसकी जो इफिशियंसी है, उसका जो वर्क स्टाइल है,
everything will be affected। इसका जो कंसिक्वेंस है वो दूर तक जाएगा। कोई पढ़ा है, यह हार्मोन के एक्शन से रिलेटेड, एक्शन ऑफ हार्मोन, कैस्केड इफेक्ट। अब कैस्केड इफेक्ट क्या है? कई बार बच्चे खेलते हैं, अभी तो बच्चे केवल मोबाइल से ही खेलते हैं, कुछ पता ही नहीं। जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो वहाँ बच्चे खेलते हैं ईंट के साथ, तो ईंट की सीरीज बनाते हैं, एक ईंट रखे, दो ईंट रखे, और इतनी दूरी पे रखते हैं कि एक ईंट गिरे तो फिर अगला भी गिरेगा, फिर अगला भी गिरेगा, और इस तरह से क्या होगा, एक सीरीज बन जाएगी। और कई बार आगे जो गिराते हैं तो एक के बजाय दो ईंट गिरता है, और फिर उसके बाद उसके आगे दो, तो यहाँ से एक को गिराए और आगे क्या हो गया, चेन हो गया, सीरीज हो गई। तो जो इंटेंसिटी है वो क्या होता गया, मैग्नीफाई होता गया। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि हर एक स्टेप पे अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन। तो कैस्केड इफेक्ट वही है कि कोई एक हार्मोन का मॉलिक्यूल है, एक्टिवेट कराया, लेकिन अगला जो है वो बहुत सारा मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, और फिर फर्दर यानी कि इसमें मैनीफोल्ड हो जाता है। जैसे 10 गुना हो गया तो अगली बार 1000 गुना, लाख गुना, इस तरह से। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा, कहाँ से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, बार बार कहा जा रहा है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग है ना, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल आया किसके पास, पिट्यूटरी के पास, कि क्या रिलीज करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वहाँ से क्या आया होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से क्या आया होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब वो एक आया, मैसेज दिया, क्या किया, 10 निकाल दिया, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये 10 मॉलिक्यूल आए कहाँ, थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, बनाया क्या, थायरॉक्सिन। कितने मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल। जो इंटेंसिटी होगी केमिकल रिएक्शन की, स्टेप बाय स्टेप क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वर्क की जो एफिशिएंसी है, दो बातें होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यदि कभी जो बिहेवियर है लिफ्ट वाले के साथ, कई बार देखना होटल में, गेट पे, कई जगह, दुकान में, मॉल में, जैसे ही जाओगे तो गुड मॉर्निंग सर, आइए सर, वेलकम सर, मुस्कुराते हुए करता है, रोजी रोटी है उसकी। लेकिन वो जब भी कोई जाते हैं तो मुस्कुराता है। इवन एयर बस में जाओगे, एयरप्लेन में जाओगे, तो वहाँ होती है एयर होस्टेस, और वो दरवाजे पे खड़ी रहती है। जैसे ये एंट्री है, सीढ़ी लगा होता है, और इधर पैसेंजर जाएंगे, ये मान के चलो इधर से आ रहे हैं, इधर पैसेंजर जाके बैठेंगे, तो यहाँ इधर कॉकपिट होता है पायलट के लिए, तो यहाँ खड़ी रहेगी बढ़िया से, एकदम सज धज के एकदम, ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, इतनी बढ़िया से कहती है, जैसे इन करोगे कि तबीयत खुश हो जाती है ना, लगता रहता है कि हवाई जहाज से ही आते जाते हो। होटल वगैरह में जाओ, कहीं भी जाओ, छोटे छोटे दुकान में जैसे जाओगे, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, तो चाहिए कि हम लोग भी उसको उतने ही उत्साह के साथ उसको एक्सेप्ट करें, या उसको क्या करें, वर्ड से उसको रिवॉर्ड दें, है, उसको भी जैसे ही कहता है गुड मॉर्निंग, तो हम लोग भी उसको कहें गुड मॉर्निंग। जैसे वो मुस्कुराता है तो हमें भी चाहिए क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, मुस्कुराएं उसके साथ, अच्छा लगता है, उसको भी काम करने में अच्छा लगेगा, और एक ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। और सोसाइटी में रहने के लिए कहते हैं मैन इज सोशल एनिमल, तो सोसाइटी में रहना है, सर्वाइव करना है, तो जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन है दैट मस्ट बी हेल्दी, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। हम लोग का साल भर में एक बार क्या होता है, एनुअली असेसमेंट होता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके कलीग से कैसा है, जो हमारे साथ के टीचर हैं उनसे कैसा है, आपके जूनियर से कैसा है, जो ऑफिस वाले हैं, जो 4th ग्रेड है,
और आपके सीनियर के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसको हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं और फिर उसके बाद जो इमीडिएट बॉस है वो उस पर कमेंट देते हैं और उसकी मार्किंग करते हैं कि हमने जो लिखा वो सही है या बस लिख दिए। अब